Question number 5. What is the relationship between energy and wavelength and frequency and wavelength? स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एनर्जी एंड वेवलेंथ का जब रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे देन वी विल टेक द हेल्प ऑफ प्लैंक्स इक्वेशन जो हमने डिराइव की थी E इज इक्वल्स टू एच वी। यहाँ पर हमारे पास एनर्जी के साथ फ्रीक्वेंसी का तो हमें नज़र आ रहा है लेकिन वेवलेंथ नज़र नहीं आ रहा, दैट्स वाई हम इसको वेवलेंथ में कन्वर्ट करेंगे। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू सी ओवर लैम्डा एंड एट द एंड एच सी ओवर लैम्डा। अब यहाँ पर हमारे पास एच प्लैंक्स कांस्टेंट है एंड सी हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है। अगर हम कांस्टेंट्स को और इक्वालिटी के साइन को हटाते हैं देन वी विल गेट द प्रोपोर्शनैलिटी साइन एंड we will get the inverse relationship between energy and wavelength. Okay, this equation shows that energy and wavelength have inverse relationship. If the energy of the radiation is greater then they will have the shorter wavelength. Okay, next जो है वो हमने find out करना है frequency and wavelength में। तो students यहाँ पर हमारे पास frequency is equals to c over lambda है। C हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर हम हटाते हैं देन वी विल गेट इक्वालिटी प्रोपोर्शनैलिटी साइन। इट मीन्स फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आल्सो हैव इनवर्स रिलेशनशिप। इफ द फ्रीक्वेंसी इज स्मॉलर देन द वेवलेंथ विल बी लार्जर। ओके, और वी कैन से दैट larger wavelength can have smaller frequency। और frequency क्या होती है? number of wavelengths pass through a point in 1 second। अगर wavelength large होगी तो कम wavelength जो है वो pass कर सकेंगी 1 second में, और अगर इसी तरीके से हमारे पास smaller wavelength है then large number of waves can pass through a point in 1 second। okay, सो यहाँ पर हमने रिलेशनशिप डिराइव कर दिए हैं, बोथ आर इनवर्स रिलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। विच स्पीशीज आर फॉर्म्ड बाय द डिके ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहाँ पे हमने लिखना है कि फ्री न्यूट्रॉन्स डिके इनटू अ प्रोटॉन विद द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इक्वेशन लिखेंगे फ्री न्यूट्रॉन, उसका चार्ज 0 है लेकिन मास उसका हम 1 कंसिडर करते हैं। इट डिकेज इनटू प्रोटॉन, तो प्रोटॉन हमारे पास उसका चार्ज 1 होता है लेकिन उसका मास जो है वो न्यूट्रॉन से कंपेरेबल है, सो उसके इक्वल होगा। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 है, उसका मास बहुत स्मॉल है, दैट्स व्हाई वी विल टेक इट एज अ 0 एंड एट द एंड वी विल हैव न्यूट्रिनो, उसका मास एंड चार्ज दोनों जो है हम 0 कंसिडर कर रहे हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे डिनोमिनेटर में चार्जेस हैं, यहाँ पे देखें +1 -1 और 0, ये तमाम 0 हो जाएंगे और यहाँ पर भी हमारे पास 0 है। और यहाँ पर हम मैसेज जो हैं वो देख रहे हैं 1 + 0 + 0, तो यहाँ पर हमारे पास 1 है। तो ये हमारे पास चार्जेस और मैसेज बैलेंस होने चाहिए इन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। सो वी कैन राइट द इक्वेशन लाइक दिस, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। Question number 7. Hydrogen atom and helium ion are monoelectronic system, but the size of the helium ion is much smaller than hydrogen. Why? Students, यहाँ पर हम इसका एक टेबल छोटा सा बना लेंगे जिसमें हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो लिखेंगे। हाइड्रोजन एटम में 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन होता है। हीलियम आयन में जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा क्योंकि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम में। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके प्लस में चला जाता है तो 1 इलेक्ट्रॉन एंड 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। ओके, मीन्स के दोनों में इलेक्ट्रॉन सेम है, मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं लेकिन साइज डिफरेंट है इनका। तो हम उसको किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे ये देख लें आप। Both hydrogen atom and helium ion has 1 electron in their outermost shell. However, the nucleus of helium ion has greater positive charge. साथ हमने ब्रैकेट में लिखना है due to 2 protons. Then that of hydrogen atom due to 1 proton. So the nucleus of helium ion attracts its electrons more powerfully
as compared to hydrogen. So size of helium ion becomes smaller than hydrogen atom. This is the proper way कि जिस तरीके से आप इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे. Next is question number 8. Why is 4s orbital lower in energy than 3d orbital? ये बहुत ज़्यादा important question है और ये mostly exams में पूछा जाता है. इसमें हमने इस according to n plus l rule solve करना है. According to n plus l rule, lower the n plus l value, lower will be the energy of orbital and vice versa. जितना ज़्यादा n प्लस एल वैल्यू कम होगी उतना ही वो लो एनर्जी होगा. लेट्स कैलकुलेट. अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे n प्लस एल वैल्यू 4s and 3d ऑर्बिटॉल के लिए n l and n प्लस l वैल्यू. अब यहाँ पर हमारे पास 4s के लिए n की वैल्यू 4 है, 3d के लिए 3 है. ओके, एंड l वैल्यू जो है वो हमारे पास s के लिए 0 होती है, d के लिए 2 होती है. ठीक है, एंड द आंसर विल बी 4 and 5. द लोअर द वैल्यू ऑफ n प्लस l वैल्यू, तो 4s हमारे पास लो एनर्जी हो जाएगा. ठीक है, 4s is low energy than 3d. इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मैग्नीज, जिंक एंड एल्यूमिनियम. स्टूडेंट्स ये बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि इसमें हमने आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं लिखनी, सिंपल एटम्स की लिखनी है. बट अगर यहाँ पर एक पॉइंट नोट डाउन कर लें, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का लेक्चर नहीं देखा हुआ तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है. अगर हमने मैग्नीज +2 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है तो हम पहले सिंपल मैग्नीज की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे एंड हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं तो हम s ऑर्बिटॉल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे. ठीक है, d में से पहले रिमूव नहीं होंगे. ये रूल है कि अगर आपने ऐसा एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी है जिसमें d ऑर्बिटॉल इन्वॉल्व है तो आपने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं तो पहले इलेक्ट्रॉन s में से रिमूव होंगे देन d में से रिमूव होंगे. ओके, फॉर एग्जांपल यू हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मैग्नीज +3. ठीक है, तो सबसे पहले आप s में से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेंगे देन d में से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे. सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मैग्नीज +3. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4. ओके स्टूडेंट्स, लेकिन अगर जैसे एल्यूमिनियम है और हमने एल्यूमिनियम +3 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है, 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं तो हम सिंपल सबसे पहले लास्ट में से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, फिर सेकंड लास्ट में से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेंगे एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम +3. ओके, ये पॉइंट आपने नोट डाउन करना है. क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट इज n प्लस l रूल? तो इसके 2 पॉइंट्स हैं n प्लस l रूल के. An added electron will always enter in the lower energy orbital having lower n plus l value. यानी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोअर एनर्जी में एंटर होगा और वो लो एनर्जी ऑर्बिटल की n प्लस l वैल्यू भी लोअर होनी चाहिए. जैसे कि यहाँ पर 2s एंड 3d के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं n प्लस l वैल्यू. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 2s है, ये 3d है. ठीक है, n l और n प्लस l वैल्यू, इसमें n की वैल्यू 2 है, यहाँ पे 3 है. s के लिए l की वैल्यू 0 और यहाँ के लिए 2 है. ठीक है, एंड देन वी विल सी कि 2s इज लोअर एनर्जी देन 3d. एक रूल ये है हमारे पास n plus l rule. So 2s will be filled first because it has lower n plus l value. And second point is, if two orbitals have same n plus l value, then lower the value of n, lower will be the energy of orbital and vice versa. अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 4p and 3d. उसके लिए अब हम कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स.
4p एंड 3d के लिए n और l की वैल्यू को ऐड करते हैं। 4p के लिए n 4 है, 3d के लिए 3 है और p की वैल्यू जो है वो p के लिए l जो है वो 1 है, d के लिए 2 है। बोथ हैव n प्लस l वैल्यू 5। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जिसकी n वैल्यू लोअर होगी वो लोअर एनर्जी होगा। इट मीन्स 3d इज़ लोअर एनर्जी देन 4p। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको ये टेबल बनाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, एंड एट द एंड यू विल राइट 3d orbital is filled first because n value for 3d is less. Okay students, next question is 11. Point out the defects of Bohr's model. How these defects are partially covered by dual nature of electron and Heisenberg's uncertainty principle. Students, इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट्स में भी क्वेश्चन किया था कि ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या क्या पॉइंट्स इसमें आने चाहिए ताकि जो है वो हमें फुल मार्क्स मिले इस क्वेश्चन में। तो इसको आपने पहले तो डिफेक्ट्स जो हैं वो प्रॉपरली लिखने हैं। बोहर्स थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन द फॉलोइंग। ठीक है, आपने सारे पॉइंट्स पहले इस तरीके से लिखने हैं कि ये इन तमाम पॉइंट्स को बोहर्स थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। देन हर पॉइंट के अगेंस्ट आपको 2 लाइन्स की एक्सप्लेनेशन लिखनी है, जैसे कि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, फाइन स्ट्रक्चर इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये एक्सप्लेनेशन शॉर्ट वर्ड्स में लिखी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। 3 डायमेंशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ज़ीमैन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और अगर आपको डिफेक्ट्स ऑफ बोहर्स मॉडल को डिटेल में अंडरस्टैंड करना है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको वहाँ से डिटेल में अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। ये लिखने के बाद स्टूडेंट्स हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में बोहर जो है उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन ऑर्बिट्स विद स्पेसिफिक वेलोसिटीज इन स्पेसिफिक रेडियाई, बट हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंगली बोथ द क्वांटिटीज दैट इज वेलोसिटी एंड द रेडियाई कैन नॉट बी मेजर्ड साइमल्टेनियसली इन वन एक्सपेरिमेंट। So, in order to solve this difficulty, Schrödinger gave a wave equation for hydrogen atom. अब हाइड्रोजन एटम के लिए वेव इक्वेशन जो है वो दी जा रही है। इट मीन्स इट इज़ कंसिडरिंग दैट हाइड्रोजन एटम इज़ शोइंग द ड्यूल नेचर। ठीक है, यानी वो वेव्स की तरफ भी बिहेव कर सकता है और पार्टिकल की तरफ भी बिहेव कर सकता है। सो ड्यूल नेचर ऑफ मैटर से हेल्प लेकर श्रोडिंगर ने वेव इक्वेशन डिराइव की। अकॉर्डिंग टू हिम, although the position of an electron cannot be found exactly, but the probability of finding an electron can be determined, and the maximum probability is at a distance of 0.053 nanometer in hydrogen atom. So students, this is the whole explanation जो कि defects of Bohr model में और उसके points को उनको पार्शली कवर कर रहा है हाइजेनबर्ग के थ्रू। इसको किस तरीके से आपको लिखना है, ये इस तरीके से आपको इसको अटेम्प्ट करना है। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द न्यूमेरिकल, दैट इज 12th पार्ट। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ऑर्बिट फॉर विच द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू 3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास सिंपल एक ही ऑर्बिट यानी 3rd ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है और उसकी हमें एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल हमने ये वैल्यू यूज़ करनी है, लेकिन यहाँ पर नोट डाउन कर लें कि एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट यानी किसी भी एक ख़ास ऑर्बिट की एनर्जी फाइंड आउट करेंगे तो उसकी वैल्यू में हमारे पास यहाँ पर माइनस होगा। ओके स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। E माइनस 2.178 10⁻18 z² ओवर n² जूल। अब हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है। z जो है एटॉमिक नंबर 1 पुट किया है हाइड्रोजन के लिए एंड 3rd ऑर्बिट के लिए 3² पुट किया है एंड द आंसर इज -0.242 10⁻18 जूल्स। ओके स्टूडेंट्स, और अगर इसी वैल्यू को आपने कन्वर्ट करना है
किलो जूल्स पर मोल में, then you have to multiply it with Avogadro's constant and divide it with 1000. ओके, तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा एंड द आंसर विल बी -145.68 किलो जूल्स पर मोल. ओके, and the last question, that is 13. Bohr's equation for the radius of nth orbit of an electron in the hydrogen atom is, बेसिकली रेडियस की ये इक्वेशन है स्टूडेंट्स, लेकिन अगर हम इसको हाइड्रोजन एटम के लिए लिखेंगे तो z की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी. सो इट कैन बी रिटन एज, एंड क्वेश्चन क्या है, व्हेन द इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम n1 टू n2 हाउ मच डज द रेडियस चेंज. तो रेडियस चेंज कितना आया है. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है एंड ये सेकेंड ऑर्बिट है. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन n1 से n2 की तरफ जा रहा है, तो कितना चेंज आया है. तो बेसिकली हमें r डेल आर फाइंड आउट करना है. रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट में से रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट रिमूव करना है, माइनस करना है, देन वी विल गेट द आंसर. एंड सेकेंड क्वेश्चन में व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट गोज फ्रॉम n8 टू n3. इसमें भी स्टूडेंट्स ऐसा ही है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है और ये अगर हमारे पास फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये थर्ड ऑर्बिट है हमारे पास, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ, और n8 से n3 में जब इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है. तो बेसिकली इसमें भी हमें डेल आर फाइंड आउट करना है. रेडियस ऑफ एट्थ ऑर्बिट में से रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट माइनस करेंगे, देन वी कैन गेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन. ओके, लेट्स सॉल्व इट. स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपको इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ आनी चाहिए, क्योंकि रेडियस की उन्होंने इक्वेशन दी हुई है. एप्सिलॉन नॉट, एच स्क्वायर, ई स्क्वायर, चार्ज, पाई की वैल्यू एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन सब को पुट करेंगे और प्रॉपरली आपको आंसर फाइंड आउट करना है. अगर ये इक्वेशन गिवन ना हो देन आप डायरेक्टली जो है, जो शॉर्ट इक्वेशन है रेडियस की 0.529 एंगस्ट्रॉम एन स्क्वायर, सिर्फ आप ये यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, इन तमाम कॉन्स्टेंट्स का वैल्यू ये आएगी, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में आपको प्रॉपरली इसको सॉल्व करना है. ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम एप्सिलॉन नॉट, एच स्क्वायर, पाई, एम और चार्ज की वैल्यूज़ को जो है वो लिख लेंगे एंड होल दीज विल बी सॉल्व्ड एंड इनका आंसर आ जाएगा 0.529 10 is power minus 10 into n square. ओके, देन अब हम वैल्यू पुट करेंगे इस तरीके से स्टूडेंट्स. n स्क्वायर की जगह हम 1 पुट करेंगे और सेकंड में 2 का स्क्वायर पुट करेंगे फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, देन सेकंड ऑर्बिट के लिए. एंड अब एट द एंड वी विल फाइंड आउट डेल r, r2 माइनस r1 1.587 एंगस्ट्रॉम. ओके स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट के लिए भी हम इसी तरीके से करेंगे. वहाँ पर हमारे पास n8 से n3 में जा रहा है. सबसे पहले हम n8 के लिए फाइंड आउट कर लेंगे एंड देन 3 के लिए, 8 के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 8 स्क्वायर एंड यहाँ पे लिखेंगे 3 स्क्वायर एंड डेल आर फाइंड आउट कर लेंगे, दैट विल बी 29.095 एंगस्ट्रॉम. स्टूडेंट्स, ये जो एंगस्ट्रॉम है ये 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है. ओके, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 meter. Now the exercise has been ended. Now the last and the most important part of this video lecture, that is exam questions, board exam questions. Students, 2019 final exam में हमारे पास question आया है related to n+l rule कि which of the following orbital is of greater energy. तो यहाँ पर हमने according to n+l rule इनकी energy find out कर लेनी है, यानी 4 + 2, L की वैल्यू जो है वो D के लिए 2 होती है, 6 + 0, 4 + 3 एंड 5 + 1. ठीक है, P के लिए L की वैल्यू 1 होती है. देन ग्रेटर एनर्जी इज फॉर ग्रेटर n+l वैल्यू, दैट इज 4f.
नेक्स्ट हमारे पास कैलकुलेट द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद द हेल्प ऑफ इट्स चार्ज एंड चार्ज टू मास रेशियो, ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। 2018 फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन है राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ n+l रूल। स्टूडेंट्स जो सिंपल हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में सब शेल्स लिखते हैं तो वो हम n+l रूल के अकॉर्डिंगली ही लिखते हैं, ठीक है। तो आपने सिंपली इसको करना है, मैग्नीज और एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं, ठीक है, लास्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ये हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन में। 2018 सप्ली एग्जाम में क्वेश्चन है व्हाई इज 4s ऑर्बिटल लोअर इन एनर्जी देन 3d, ये क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में जो है वो हमने सॉल्व किया है। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन व्हेन इट गोज फ्रॉम n8 टू n2, ऑल्सो इंडिकेट द रीजन ऑफ स्पेक्ट्रा इन विच द एमिटिंग लाइन्स विल फॉल। स्टूडेंट्स अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज सॉल्व किया है वो हमने n8 एंड n3 का सॉल्व किया था, इसी तरीके से आप n8 एंड n2 का सॉल्व कर सकते हैं। एंड ये जो हमारे पास ग्राउंड स्टेट होती है ये हमें सीरीज़ के बारे में बताती है। तो फर्स्ट जो लाइमन सीरीज़ है उसके लिए ग्राउंड स्टेट जो है वो 2 होती है एंड बाल्मर सीरीज़ के लिए लाइमन के लिए ग्राउंड स्टेट 1 होती है एंड बाल्मर सीरीज़ में ग्राउंड स्टेट जो है वो 2 होगी। तो यहाँ पर हमें इससे पता चल जाएगा कि ये जो हमारे पास लाइंस हैं दे विल फॉल इन द बाल्मर सीरीज़, ओके। और बाल्मर सीरीज़ जो है वो स्पेक्ट्रा में किस जगह पे लाई करती हैं, बाल्मर सीरीज़ जो है वो विजिबल पार्ट में लाई करती हैं, ओके, विजिबल पार्ट ऑफ द रीजन। ये हम स्पेक्ट्रम वाले लेक्चर में डिटेल में हमने इसको डिस्कस किया है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट इज 2017 फाइनल एग्जाम। यहाँ पर हमारे पास है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड हीलियम आयन, ओके, यानी हीलियम आयन का और हाइड्रोजन एटम का फाइंड आउट करें। जब हम फाइंड आउट करेंगे तो उसमें हमें देखने से पता चल जाएगा कि हीलियम आयन का रेडियस स्मॉलर है और रीज़न डिस्कस करें। और एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 में हमने इस रीज़न को डिटेल से डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर हमें इसको कैलकुलेट भी करना है और साथ रीज़न भी लिखनी है, वही जो हमने डिस्कस की है। स्टूडेंट्स अगर हमें डिफरेंट एटम्स की रेडियस फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो हम उसका प्रॉपर फॉर्मूला इस तरीके से लिखेंगे 0.529 एंगस्ट्रॉम n स्क्वायर ओवर z, ठीक है, z एटॉमिक नंबर है। तो यहाँ पर हमारे पास 0.529 एंगस्ट्रॉम और हम फर्स्ट ऑर्बिट के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं। देन n इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर एंड एटॉमिक नंबर भी हाइड्रोजन का 1 ही है, ओके, and the answer will be 0.529 एंगस्ट्रॉम। एंड अगर हम इसके हीलियम आयन के लिए कर रहे हैं देन अब इसमें हम 0.529 एंगस्ट्रॉम के साथ फर्स्ट ऑर्बिट में है तो 1 स्क्वायर पुट करेंगे और एटॉमिक नंबर हीलियम का 2 होता है, ओके। तो हम इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे देन वी विल गेट 0.264 एंगस्ट्रॉम। अब हीलियम आयन का रेडियस स्मॉलर है देन हाइड्रोजन और हमने सेम रीज़न जो है क्वेश्चन नंबर 7 में जो डिस्कस किया वही लिखनी है, ओके। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज गिव व्हेन 6d ऑर्बिटल इज कंप्लीट द एंटरिंग इलेक्ट्रॉन गोज इनटू, तो इसको हम प्रॉपरली जब 1s 2s कन्फिग्रेशंस प्रॉपरली लिखेंगे देन वी विल नो कि इलेक्ट्रॉन 6d के बाद 7p में जाएगा, ओके, 7p में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2017 फाइनल एग्जाम इवनिंग पेपर में हमारे पास क्वेश्चन है हाउ यू विल जस्टिफाई द डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स गोज ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट्स। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर क्या करना है, R1 R2 R3 एंड R4 एडजेसेंट पहले हमने तमाम ऑर्बिट्स के रेडियस फाइंड आउट करने हैं एंड देन हमने डेल R फाइंड आउट करना है, मींस के R2 माइनस R1 एंड देन सेकंड हमने फाइंड आउट करना है R3 माइनस R2 एंड देन हमने R फाइंड आउट करना है R4 माइनस R3। तो इससे जो हमारे पास आंसर्स आएंगे वो चीज़ जस्टिफाई कर देंगे कि जैसे जैसे हम
इंक्रीजिंग फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट्स जा रहे हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट ऑर्बिट्स जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। And the last one is 2017 supply exams. What is the distance traveled by electron when it goes from N2 to N3 and N9 to N10 in the hydrogen gas? तो इसको भी आपने बिल्कुल 13 क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज जो हमने डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम, कॉपर +2 एंड निकल +2। स्टूडेंट्स यहाँ पर कॉपर, क्रोमियम, कॉपर और निकल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस लिखी हुई हैं। हमने कॉपर एटम की लिखनी है, तो हमारे पास 24 है, 3d4 तक ये कंप्लीट हो रहा है। ओके, कॉपर में हमारे पास हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं, तो हमने 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं, तो ये हमारे पास कॉपर +2 बन जाएगा। और निकल में भी हमने +2 निकालने हैं, तो हम s में से निकालेंगे तो ये भी निकल +2 बन जाएगा। ओके, and it will be written like this 3p6 3d9 and 3p6 3d8। okay, 4s2 को हम बीच में से skip कर देंगे। okay students, now we have discussed all the exercise of this second chapter in detail along with the board exam questions, and if you still have any question you can ask in the comment box। okay students, thank you so much for watching this video.